तो इसका सेकेंड पार्ट चालू करते हैं एसएसटी का। हमने 70 क्वेश्चन तक किया था। 70 में ये था कि विच डील्स द मैटर्स इन कंकरेंट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ये था। अब नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग was the chairman of drafting committee of the constitution assembly of India। संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष इसमें से कौन थे? कौन थे वही? पेपर देखते उसका फर्स्ट है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। क्यों प्रेसिडेंट थे ना ये चेयरमैन उन्होंने थे अम्बेडकर चेयरमैन और राजेंद्र प्रसाद थे सर। राजेंद्र प्रसाद क्या थे? प्रेसिडेंट। थे। चेयरमैन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू क्या थे? अम्बेडकर एज अ चेयरमैन। अदर 6 भी थे कमेटी में, जिसमें कौन कौन था? के एम मुंशी, मोहम्मद साद उल्ला, सादुल्ला अलादी, अलादी कृष्ण कृष्णा स्वामी लेयर और गोपाला स्वामी अय्यर अय्यंगर और एन माधव राव। बाद में उन्होंने रिप्लेस किया कि बी एल मित्तर, जो इन्होंने रिजाइन किया ड्यू टू इल हेल्थ, बीमार थे इसलिए उन्होंने बाद में रिजाइन किया था। टी टी कृष्णाचार्य। प्रेसिडेंट बाय जवाहरलाल नेहरू, लखनऊ में 1936 में। उसकी पूरी हिस्ट्री बाद में ऑफिशियली डिमांड के हिसाब से रिजेक्ट हुआ था वो। इस सारी चीजों को एक बार और आपने पूरा पढ़ लेना है, इसमें क्या क्या था क्या क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द 18th सेंचुरी अंडर होम डिड बंगाल ग्रेजुअली ब्रेक अवे फ्रॉम द मुगल कंट्रोल। ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे जो है तो टूटता गया बंगाल। 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? अलग हो गया बोल रहा है। नादिर शाह, अलीवर्दी खान, बुरहानुल मुल्क, मुर्शिद कुली खान। उसका फोर्थ बिल्कुल सही जवाब है, मुर्शिद कुली खान। 18th सेंचुरी में अंडर बंगाल, अंडर मुर्शिद कुली खान में बंगाल ग्रेजुअली ब्रेक अवे हो गया, धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। ब्रेक अवे, मुगल कंट्रोल से निकल गया। राइट, तो मुर्शिद कुली खान, ये याद रखना। ठीक है, खान कभी याद रखते हैं तो यहाँ पर ये कंफ्यूज करने खान डाल लेते हैं। मुर्शिद कुली, तो अब मुर्शिद अभी कभी कभार ऐसा दिमाग में आ जाता है किसी के, तो तीन मतलब तीन के हिसाब से बुरहानुल मुल्क, ये ओल इसमें मिला हुआ रहता है। मुर्शिद कुली खान, 3 बार काउंट करके देखना है किसमें आ रहा है ज्यादा। Who among the following governor generals decided that Bahadur Shah Zafar would be the last Mughal emperor, and after his death none of the descendants would be recognized as ruler? म्यूट करके रखना है, जब जवाब देना है तो जब ही अनम्यूट करना है। इनमें से कौन सा किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में पहचाना नहीं जाएगा? किसने ये गवर्नर ने फैसला किया? विलियम
ठीक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डेलहाउसी, लॉर्ड कैनिंग, सेकंड वाला। सेकंड। हाँ, लॉर्ड कैनिंग। सेकंड बिल्कुल सही जवाब है, लॉर्ड कैनिंग। गवर्नर जनरल ने डिसाइड किया था कि बहादुर शाह जफर वुड बी द लास्ट मुगल एम्पायर आफ्टर हिज डेथ, नन ऑफ द descendants would be recognized as ruler. Lord Canning. Which governor general declared that Awadh was being misgoverned and British rule was needed to ensure proper administration? किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया था कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा था और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी? अब देखिए, लॉर्ड कैनिंग से रिलेटेड उसमें बहादुर शाह जफर रखना है, अब यहाँ पर नहीं आएगा, और इसमें फिर से एक लॉर्ड है। डलहौजी, माउंटबेटन, रिपिन, तो कौन सा हो सकता है? एनी आंसर? तो टाइम अप हो गया आपका। सेकंड है उसका लॉर्ड डेलहाउसी। लॉर्ड डेलहाउसी ने गवर्नर जनरल था जिसने डिक्लेयर किया कि अवध बीइंग मिस गवर्न हो जाए। जनरल ने घोषित किया था कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा था और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी। तो लॉर्ड डेलहाउसी मिस गवर्न हो रहा है, तो घर को बचाने के लिए तो हाउस से याद रख लीजिए, डेलहाउसी। Which ruler of कानपुर called himself पेशवा? कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा? बाजीराव 1 2, बहादुर शाह जफर, नाना साहेब। बाजीराव ने बोला। बाजीराव 1 या बाजीराव 2? ये तो पार्ट के जैसा हो गया, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। एसएसटी के पार्ट 2 में बाजीराव 1 या बाजीराव 2, या बहादुर शाह जफर या नाना साहेब। पेशवा उसको ही बोलेंगे, बाजी पहला ही रहेगा। तो उसका दोनों भी नहीं है, उसका है फोर्थ, नाना साहेब। नाना साहेब ने खुद को पेशवा कहा। नाना साहेब। द बेस्ट मेथोडोलॉजी टू टीच द थीम फैक्ट्री वुड बी। कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि कौन सी होगी? टू इनवाइट अ रिसोर्स पर्सन, टू ऑर्गेनाइज अ विजिट टू एन इंडस्ट्रियल प्लांट, टू स्क्रीन अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म, टू नरेट अ स्टोरी। सेकेंड। सेकेंड, क्योंकि फील्ड ट्रिप ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए। और कोई आंसर? सेकेंड बिल्कुल सही जवाब, ऑर्गेनाइज करना, विजिट इंडस्ट्रियल प्लांट की तरफ में, फैक्ट्री कैसी होती है, थीम पढ़ाना। व्हाट इज ईडू साइट? वो जो के फुल फॉर्म कुछ निकलेगा उसका, न्यूली डिस्कवर्ड प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। एसएसटी का है क्या सर ये? ये एसएसटी का ही है, ऐसा आपको साइंस लग रहा होगा, लेकिन एसएसटी है। तो उसका फुल फॉर्म क्या है एडुसेट का? तो फोर्थ रहेगा उसका शायद। हाँ। इसका फुल फॉर्म ये कि एजुकेशनल सैटेलाइट, एडू सेट, हाँ हाँ हाँ, एजुकेशनल सैटेलाइट। और मंडली लॉन्च किसने किया था उसको? इसरो। इसरो का फुल फॉर्म क्या आता है? तो थर्ड रहेगा उसका अपना relative। इसरो का फुल फॉर्म
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगर कैसे पढ़ा तो ये क्या है? न्यूली डिस्कवर्ड प्लेनेट इन सोलर सिस्टम, एन एस्ट्रॉइड फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। A man-made Indian satellite. 3. मैन मेड, so रॉकेट है। Man-made Indian satellite. मैन मेड देखिए 4 में भी आ रहा है कि द रॉकेट कैरीज मैन मेड सैटेलाइट टू बी प्लेस इनटू ऑर्बिट अराउंड द सन। Third, sir. Third. Indian satellite because it's made by ISRO. राइट, बिल्कुल सही जवाब। इंडियन सैटेलाइट, मैन मेड इंडियन सैटेलाइट, रॉकेट नहीं हो। ये इसमें क्या कंफ्यूज किया गया था कि एक रॉकेट है, वो बड़ा दिख रहा था तो कर लेंगे। हाँ, तो उस वजह से सूर्य के कक्षा में स्थापन करने के लिए तो रॉकेट रहेगा, तो एक जगह नहीं रहेगा। मैन मेड इंडियन सैटेलाइट है वो, एस्ट्रॉइड भी नहीं है और न्यू प्लेनेट भी नहीं है। The verses and ideas of which one of the following personalities have been preserved in पांचवनी एंड बीजक। पांचवनी और बीजक में इनमें से कौन सा, किस महान हस्ती के छंद और विचारों को संरक्षित किया गया है? कबीर, गुरु नानक, रविदास, मीराबाई। गुरु नानक। पांचवी और बीजक। गुरु नानक को लिखा। Kabir. कबीर, Yes. राइट, बिल्कुल सही जवाब, कबीर। The verses and ideas of Kabir, one of the Yes. following personalities have been preserved, Paishoni and Bijak. The mural painting from Ellora Cave, which shows Vishnu as Narasimha or the man lion, is a work of which period? एलोरा गुफा के भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिम्हा की तरह, और अर्थात जिसका मतलब है कि पुरुष सिंह, आदमी शेर, शेर आदमी, उसके रूप में दिखाया गया। तो काल की कृति क्या है? राष्ट्र Sir, ये question समझ में नहीं आया. Could you please explain the last part of the question? लास्ट पार्ट वो कह रहा है कि Yeah. एलोरा की जो गुफा है, तो वहां पर हाँ. पेंटिंग जो है, वहां पर पेंटिंग्स, उसमें हाँ. जो विष्णु है, विष्णु मतलब उसको पूछते हैं लोग विष्णु, हाँ, तो पूछते हैं जो लोग, तो उनको नरसिम्हा की तरह कहेगा। नर मतलब क्या होता है? नर यानी आदमी, नर और मादा ऐसा कहते हैं। नर सिम्हा, सिम्हा फिर सिंह बोले तो शेर, तो मैन लायन आदमी शेर के हिसाब से उसको बताया गया है। तो ये जी. वर्क किस पीरियड में हुआ था, किसके पीरियड में हुआ था? तो पहला है कि राष्ट्र. राष्ट्रकूट का पीरियड, चालू का पीरियड, First one, Rashtrakuta period. तो 79 फर्स्ट बिल्कुल सही है। राष्ट्रकूट काल, Thank राष्ट्रकूटा पीरियड, ये सही है। you. अब इसकी हिंट खुद बना लेना है आपको। इन्होंने कैसे दिए बोला? जी. आपने कैसे दिए जवाब? उनको याद था इसलिए उन्होंने जवाब दिए। सर हम इस पे से लर्न कर रहे हैं इसको कि देखिए विष्णु एज नरसिम्हा है. नरसिम्हा में आर ए है, रा, और राष्ट्रकूटा पीरियड में भी रा है. सो वी कैन लर्न विद द हेल्प ऑफ दिस. राइट, वेरी नाइस। थैंक यू. तो नरसिम्हा के नेम से भी हाँ याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस बिलीव इन उपनिषद। उपनिषद में आस्था कौन रखता है? रामकृष्ण मिशन, सत्य शोधक समाज, सेवा समाज, ब्रह्म समाज। कौन सी समाज? उपनिषद में आस्था जो रखती है। तब ये उपनिषद मतलब क्या होता है? उनके सबसे सीरीज है हिंदू सैक्रेड। पूजा पाठ जो करते हैं आस्था के प्रतीक।
अरे पापा इनके सर सब- ब्राह्मण समाज पर ये जो ब्राह्मण है इनके सबसे हटके है ब्राह्मण समाज। यस ब्राह्मण देखते हैं उसका फोर्थ बिल्कुल सही जवाब, ब्राह्मण समाज। तो ब्राह्मण समाज जो है तो ऑर्गेनाइजेशन है जो बिलीव रखता है उपनिषद में। पालन भी करते उपनिषद मतलब क्या है? उनकी बुक है, बुक। सैक्रेड बुक ऑफ हिंदूज। ओके। नेक्स्ट है विंड वेन इज यूज फॉर मेजरिंग। वात दीर्घशी विंड डायरेक्शन, दर्शी, दिग्दर्शी, हाँ, मतलब वो हवा के लिए जो बताने का दर्शिका है उसका प्रयोग क्या मापने के लिए कहा किया जाता है? एयर प्रेशर, सेकेंड वन विंड डायरेक्शन। डायरेक्शन। तो सेकंड बिल्कुल सही है, डायरेक्शन, राइट। नेक्स्ट है which one of the following layers of the atmosphere helps in the transmission of radio waves? वायुमंडल का निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संप्रेषण में मदद करती है? मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। तो वो चल जाता सर। सेकेंड होगा सर, क्योंकि मध्य मंडल जो फर्स्ट वाला है ना, तो उसमें वो जो उपकरण जो उत्तर थर्मोस्फियर सर, थर्मोस्फियर। उड़ता तारा कहाँ पे आता? वो फर्स्ट वाले में जल जाते। मेसोस्फेयर। हाँ, मध्य मंडल में जल जाते। सर सेकेंड थर्मोस्फियर। अगर हमको थर्म मीन्स हीट, सेकेंड। यस तो सही है कि लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर हेल्प करता है ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो वेव्स को, तो ये उसकी मदद कर रहा है तरंगों को समझने। तो थर्मोस्फेयर ये वाला स्फेयर। तो ये जो लेवल से स्फेयर्स के ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको याद कीजिए पूरे। टोटल कितने हैं स्फेयर्स? 7। मेसो, थर्मो, एक्सो, स्ट्रेटो। उसके लेवल कौन कब है, कहाँ पर है, लास्ट कौन सी है? अगर आपको बार बार ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो ये भी पूछ सकता है, फर्स्ट कौन सी है, सेकंड कौन सी है, सेकंड लास्ट कौन सी है। इसके बारे में अच्छी स्टडी कीजिए। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई करना है। पहले तो आधों को लगाऊंगा साइंस की आंख आगे शायद, लेकिन वो मैप है, ग्लोब। आइडेंटिफाई द वेरियस लेयर्स ऑफ द अर्थ इन ऑर्डर टू फॉर्म इंटीरियर टू द आउटर मोस्ट लेयर। पृथ्वी की विभिन्न परतों को क्रम में आंतरिक से बाहरीतम परत तक पहचानना है। तब यहाँ पर क्या है? मेंटल क्रस्ट, आउटर वन कोर, इनर कोर। सर इनर कोर फर्स्ट है, इनर कोर फर्स्ट, तो फिर सेकंड और थर्ड में कंफ्यूज। सेकेंड आउटर कोर है, आउटर, दोनों में आउटर। फर्स्ट इनर है। एक मिनट ना सर, इमेज क्लियर नहीं आ रहा है, हाफ इमेज आ रहा है, हाफ नहीं आ रहा है। ओके, इमेज देख लीजिए। ओके, फर्स्ट इज इनर कोर, सेकेंड वन इज आउटर कोर, थर्ड वन इज मेंटल थर्ड मेंटल। एंड द लास्ट वन इज क्रस्ट। जो सबसे बाहर की तरफ है, सबसे बाहर वाला पार्ट क्रस्ट है। सो लास्ट में जो क्रस्ट है वो करेक्ट है सर। हाँ, लेकिन सवाल एक बार और पढ़िए कि इंटीरियर टू द आउटर, अंदर से बाहर की तरफ में ऐसा पूछा है। तो हाँ सवाल कभी पढ़ना है, कभी ऐसे पूछ सकते हैं कि आउटर टू इंटीरियर। हाँ हाँ, अच्छा तो पहले हमको अंदर का बोलना है फिर बाहर के बोलना हाँ, है। अंदर से बाहर, राइट। ओके, अंदर की सबसे अंदर की इनर मोस्ट, इनर मोस्ट। इंटीरियर, हाँ इनर कोर। ओके, अगर देन इसने मिडल पार्ट दिखाया, मेंटल, आउटर कोर, क्रस्ट। नहीं Third सर, point. ये वाला ना बीच में जरा कंफ्यूजन हो रहा है। अगर आपने जैसा बोला तो फिर वो फर्स्ट भी हो सकता है वैसे, लास्ट में इनर। देखते हैं इसका सही ऑफ कोर्स आंसर। जो सबसे अंदर है इनर मोस्ट इनर कोर आएगा। ओके, ये तो हमको क्लियर है। नहीं, थर्ड आंसर सही आ गया, इनर कोर। आपने जो थर्ड पहले इनर कोर, आउटर सही कोर, बोला। मेंटल एंड क्रस्ट, करेक्ट। ये हाँ, अपनी फर्स्ट सीक्वेंस, ये करेक्ट है। हाँ फर्स्ट। अब उसको इतना याद रख लेना बस कि आउटर टू इनर होगा तो फिर फर्स्ट आएगा। जी,
और इनर टू आउटर आए तो इसी को रिवर्स ऑर्डर में कर देना, राइट? फर्स्ट भी नहीं, फोर्थ, क्योंकि थर्ड थर्ड आया ना राइट आंसर। तो क्रस्ट लास्ट, हम्म तो क्रस्ट के हिसाब से फिर क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर एंड इनर। हम्म अच्छा, उसको याद रखने के लिए कुछ हिंट निकालते हैं। जैसे कि इंटीरियर है अंदर से, तो अंदर जब भी हम्म आए तो आपने कर देना इनर पहले, हम्म और इनर के साथ ही आउटर लगा देना है, और हम्म लास्ट में क्रस्ट रख देना है, तो मेंटल ऑटोमेटिक जी बीच में आ जाएगा। और जब हम्म आउटर से अगर पूछता है तो आउटर में हम्म क्रस्ट लेना है तो इनर तक, हम्म जिसमें आउटर पहले हम्म। आएगा क्योंकि इनर लास्ट में आपने ले लिए, तो फिर बाद में मेंटल ऑटोमेटिक आ जाएगा। सर यहाँ पे एक बात क्लियर नहीं हुई। उसने क्वेश्चन में पूछा इनर टू आउटर, तो इनर टू आउटर में तो पहले इनर आएगा ना, फिर आंसर कैसे फोर्थ हो रहा है? फोर्थ नहीं हो रहा है, थर्ड ही है सही, इंटीरियर। थर्ड ही है ना? ओके इनके लिए हमने समझा ओके है कि इंटीरियर से हम्म इंटर से आया तो इन से ही, इनर से याद रख लेना है हम्म आउटर, मेंटल एंड देन कर्स, ओके और वाइस वर्सा। दे ओके नेक्स्ट है कि ऑब्जर्व करना है केयरफुली द लोकेशन ऑफ द सन अर्थ एंड मून इन द गिवन डायग्राम एंड टेल व्हाट इज डिपिक्ट्स। म्यूट रखिए जब जवाब देना है, तो जब अनम्यूट कीजिए। सर फर्स्ट रहेगा इसका, सेंटर ग्राफ। ऑब्जर्व करना केयरफुली द लोकेशन ऑफ द सन अर्थ एंड मून इन द गिवन डायग्राम एंड टेल व्हाट इज डिपिक्ट। तो मतलब क्या है कि क्या दर्शा रहा है, क्या दिख रहा है हमको? लूनार इक्लिप्स दिख रहा है, स्प्रिंग टाइड, नीप टाइड, सोलार इक्लिप्स, सूर्य ग्रहण, लघु ज्वार भाटा, बृहत जवार भाटा, जवार बाजी, चंद्र ग्रहण। सर सेकंड स्प्रिंग टाइट दिख रहा है, फर्स्ट आएगा सर। क्योंकि एक्लिप्स में, ग्रहण में ये बीच में आती है, धरती के बीच में आता है, ये बीच में नहीं आ रहा है। मून अगर सो आई गेस के इट्स बीच में स्प्रिंग आएगा, टाइट। राइट, तो वो सोलार हो जाएगा, सूरज ग्रहण। एक्लिप्स या और अगर चांद यहाँ आ जाएगा लास्ट में, तो सूरज की रोशनी उस पर पड़ रही है, तो वो चांद गए, तो वो दोनों नहीं होगा। फर्स्ट आएगा लूनर इक्लिप्स। तो देखते हैं, थर्ड उसका सही जवाब है, जिसमें किसी ने नहीं दिया, जो नीप टाइड है उसका। नेपटाइड। हाँ, नेप टाइड, लघु ज्वार भाटा। अब ये क्या होता है? अगर उसका कुछ ऐसा लॉजिक लगा सकते हैं कि सूरज चांद सर पर हो धरती के, तो वो ज्वार भाटा कर देना। A tide just after the first or third quarter of the moon, when there is least difference between high and low water. सर नेपटाइड और स्प्रिंग टाइड का इमेज ऑलमोस्ट सेम दिखता है, तो इनको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या डिफरेंस रखना? उसको नीप ही पढ़ेंगे वैसे, नीप ही प्रोनाउंसिएशन रहेगा उसका। हम्म तो हम्म स्प्रिंग स्प्रिंग टाइड जो होता है, तो वो न्यू और फुल मून होता है, न्यू और फुल मून। हम्म अब उसकी इमेज से हम ओके ये देख सकते हैं कि नीप टाइड जो होता है, हाँ कि कुछ इमेज के थ्रू ही आपको बताना पड़ेगा। 2 मिनट हम्म उसको चेक करते हैं। ओके तो देखिए, नीप टाइड में ये इमेज है, नीचे इस हम्म इमेज से समझ सकते हैं। लेकिन अब उसको उसने रोटेट वे में रखा है, जो इमेज हम्म हमको बताई गई, तो ऐसे रोटेट वे में है। इधर से सूरज जब इधर आ जी जाए तो चांद इधर आ जाएगा। तो ये नीप टाइड के और स्प्रिंग टाइड का देखिए यहाँ पर है। फुल मून कब होता है? जब ये यहाँ रहेगा। और न्यू मून कब होता है? न्यू मून का भी देख लीजिए, हम्म न्यू मून एंड नीप। तो स्प्रिंग और नीप टाइड के बीच का ये डिफरेंस इसमें ऐसे समझ में आ जाएगा।
स्प्रिंग टाइप देखिए पहले में कि वो उसमें बीचों बीच रहेगा डायरेक्टली, जैसे कि सोलार इक्लिप्स वगैरह जो होता है ना, उस हम्म टाइप में न्यू मून और फुल मून में वैसी कंडीशन रहेंगी, न्यू मून डे और फुल मून डे। और नीप टाइड में जो है तो ऊपर या नीचे की तरफ में जब इमेज आएगी तो वो नीप टाइड होगी। एक और इमेज सर एक और बात ये कि सोलार एक्लिप्स में भी बीच में आता है, स्प्रिंग सोलार टाइड में भी इक्लिप्स, बीच में आ रहा है। अब इसमें डिफरेंस करना तो कैसे करना? हाँ तो ये अच्छा सवाल है इसमें कि स्प्रिंग टाइड में जो है तो चांद ये बीच में आ रहा है, तो वो हम्म सोलार इक्लिप्स में आता है, तो जो कि ऑप्शन हम्म दिया हुआ था। हम्म देखिए उसमें सोलार इक्लिप्स का सोलार इक्लिप्स की एक इमेज देखते हैं। सर उसमें 15-15 दिन का फर्क आता, फिर वो डिफेंड करेंगे अपने को, डेज भी देंगे फिर शायद। देखिए सोलार, हाँ 15-15 दिन का जो डिफरेंस है उस हिसाब से भी। अब देखिए इसके अंदर ही सोलार इक्लिप्स का ये हम्म इमेज, तो लगभग जो है तो दोनों का सेम आ रहा है। जी। में देखते हैं हम डिफरेंस। लूनार सोलार, ये देखिए इसमें पूरे ये चांद के जो जैसे ड्यूरेशन आपने बताए थे ना 15-15 मिनट की, तो फ्रीक्वेंसी, हम्म जो फ्रीक्वेंसी ये 18 मिनट में जो फ्रीक्वेंसी अक्यूरेंस, तो ये 2 साल में होता है लूनार एक्लिप्स। तो वो फ्रीक्वेंसी जैसा आपने बताया ना नाहिद मैम ने, तो वो सही है कि ये 2 साल में ही होगा, ट्वाइस इन अ ईयर फ्रीक्वेंसी की, ट्वाइस अ ईयर। और यहाँ पर क्या आ रहा है सोलार की, ये 18 मंथ्स में आ रहा है। और जैसे नाहिद मैम ने बताया कि वो 15-15 डिफरेंस के हिसाब से जो आ रहा है, तो सोलार एक्लिप्स कब होता है कि जब दिन होना जरूरी है उसके लिए। तो दिन कब हो रहा है कि जब सोलार एक्लिप्स है तो 18 महीने में आ रहा है, दिन के टाइम पे चांद आना। और ये जो है तो 2 साल में आ रहा है लूनार एक्लिप्स। तो ये टाइम ऑफ अक्यूरेंस यहाँ पर आ रहा है, विजिबिलिटी। और मून डे जो है तो फुल मून डे, और ये उसके टाइप से, तो उसके रोटेशन और टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से हम एक उसको वो ले सकते हैं। पूरा क्या है नीम टाइप, और एक मरतबा देखते हैं उसको टाइप। इसी इमेज में हमको समझ में आएगा। और अब देखिए ये न्यू मून जो है, न्यू मून बिटवीन सन, इसका रोटेशन जब मतलब जो साइकिल है, तो रोटेशन साइकिल जो इसके करीब में आएगा अर्थ के, तो रोटेशन के हिसाब से मतलब जैसे कि 15 डेज का रोटेशन और वो जो 2 ईयर का था, तो वो साइकिल जब मिलेगा जब सोलार इक्लिप्स में वो आएगा। लेकिन अब यहाँ पर हमारे पास जो सवाल है, तो उसमें सोलार इक्लिप्स कंफ्यूज करने दिया हुआ है। और आप बताइए इसमें से कौन बोल सकता है इसको, मतलब यहाँ पर जो सर है। देखिए हाँ इसमें एक एक बात क्या प्रॉब्लम आ रही कि वो डिस्क्रिप्शन दिया तो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि इतने डेज का डिफरेंस है ये, लेकिन इमेज देखते के साथ कैसे आइडेंटिफाई करना कि ये यही है बोल के। आप समझो ये देखिए, नेपटाइड तो इजी है, हम्म, नेपटाइड में ये एक लाइन में नहीं आ रहे, लेकिन सोलार एक्लिप्स और स्प्रिंग टाइड में आ रहे ना, तो ये एक प्रॉब्लम है। हाँ मतलब जो इमेज दी हुई है तो हमें मतलब ऐसी इमेज दी गई है। देखते ही कैसे आइडेंटिफाई करना कि ये सोलार है या स्प्रिंग टाइड है। देखिए सबसे पहले ये कि अभी इमेज आपके पास दी गई, अब सबसे पहले हम्म के
नीप टाइड का हमने देखे कि या तो वो ऊपर रहेगा ये नीचे में, ये जी क्लियर। अब जो आपके सामने जो ऑप्शन रखे हुए लूनार एक्लिप्स और स्प्रिंग टाइड, नीप टाइड एंड सोलर एक्लिप्स, तो यहाँ पर देखिए जैसे और अल्टरनेटिव इसमें कुछ मिल रहा है कि कंफ्यूजिंग वाला, कंफ्यूजिंग कोई है इसके अलावा नीप टाइड के? नीप टाइड के मतलब एक इमेज नहीं, बता दी गई। नेपटाइड क्लियर है, हाँ अब नेपटाइड क्लियर है। हाँ, अब जो आपका सवाल था कि मतलब जो अगर बिटवीन में आता है, तो अगर ऐसा हम्म सवाल आता है तो फिर वो सवाल क्या लिख के देगा कि अगर वो 2 ईयर के ड्यूरेशन में आता है या 18 मंथ हम्म है तो इसमें क्या आएगा। तो उस वक्त में फिर मतलब आप ओके लूनार एक्लिप्स या फिर सोलर एक्लिप्स चूज कर सकेंगे। ओके तो फिर मतलब क्या रहेगा वो, दूसरा स्प्रिंग टाइड हो हम्म जाएगा। लेकिन ओके अगर ऐसी इमेज देता है तो मतलब वहां पर वो वाजे करेगा कि उसका ड्यूरेशन क्या रहेगा, और अगर सिंपल अगर दे देता है कि विच इज दिस इमेज शोस अस, तो वहां पर अगर सेंटर में अगर मून अगर आता है तो स्प्रिंग ही करना है। और अगर 18 मंथ्स का देता ओके है तो फिर लूनार, और सोलार, और 2 ईयर्स का देता है तो लूनार। तो ड्यूरेशन के फर्क से हमको फिर वो पहचानना पड़ेगा। तो ये चीज ओके मतलब उसका बाकी कहीं पर भी ऐसा कोई एक्सप्लेनेशन मौजूद तो नहीं दिख रहा जिसने उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था क्योंकि ये सवाल आना भी चाहिए। थैंक यू। सर ये इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि राइट एंगल पे सन और मून आ रहा, तो इसके थ्रू हम पहचान रहे, डायग्राम के बेसिस पे नहीं है। सो कंफ्यूजन ये है कि सब बोल रहे कि ये ऐसा क्यों आ रहा कि सन अर्थ मून, ये राइट एंगल पे होने की वजह से नीप टाइड है। इसका जो राइट सिंपल मतलब डिस्क्रिप्शन में अगर हम देखते हैं तो यानी अर्थ की तरफ बिकॉज ऑफ से सन अगर, एंड मून आर एट राइट एंगल साइड। ओके मतलब अगर ये जो राइट एंगल साइड 84 डिफरेंस क्वेश्चन है बोल सकते हैं, हाँ। तो उसको कितना भी रोटेट करे, जैसा अगर आप अर्थ की तरफ से जी। सन की तरफ देख रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आप है तो डिटेल डिस्क्रिप्शन बता रहे, ये आप पूरी सबकी बता दे रहे, ये भी ज्यादा नॉलेजेबल है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, बट इसमें राइट, सिंपल वे में बताया है। हाँ बराबर, एक आपका ये भी पॉइंट अच्छा है कि देखना है अर्थ से सन की तरफ, और उसमें जो भी राइट हैंड साइड में जो मून आएगा, फिर चाहे वो इमेज ऐसी भी आ सकती हाँ है। राइट एंगल। हाँ राइट एंगल में जैसी भी इमेज, हम्म तो वो नीप नीप टाइट हो जाएगा। हाँ ये स्प्रिंग सिंपल टाइट। जस्ट है, ये कंफ्यूजन करने के लिए स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन ऑलरेडी ये एग्जाम में आ चुका है। ओके ओके, तो मतलब वो हिसाब से फिर वो ये नीप टाइट हो जाएगा इस तरह से, राइट हैंडेड मून ऐसा भी आप रख सकते हैं। मतलब ये भी अच्छा है एक लॉजिक कि 1 सेकंड में उसको पहचानने के लिए, लेकिन उसके लिए आपको अर्थ से सन की तरफ देखना होगा। नहीं तो डायरेक्टली बच्चे अगर डायरेक्ट अपना फेस देखे मून की तरफ तो वो कंफ्यूज हो सकते हैं। तो सन की तरफ में फेस करके राइट हैंड साइड में मून आना जरूरी है। सब ये राइट एंगल के ईच अदर है सन मून। ईच अदर में, हाँ तो उसके दूसरे भी जो इमेजेस है तो सेम वैसे ही रोटेट करने पे सेम आएंगे। और ये क्लियर हो गया ना सारा, अब इसको आगे बढ़ते हैं। यस When the river enters the plain, it bends and flows, forming large bends known as। तो इसमें से जो रिवर है डेल्टा। और नदी, डेल्टा कहाँ पर है? नहीं ऑप्शन ही नहीं, सॉरी। हाँ तो नदी पहले पढ़ ली, सुन लीजिए पूरा। नदी मैदान में जब प्रवेश करती है कोई, तो यह मुड़ जाती है और बड़े 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 मोड़ बनाकर बहती है। तो ये क्या कहलाती है? फ्लड प्लेन, या फ्लड प्लेन है, या फिर मेंढर है, या फिर ऑक्स बो लेक है, या फिर लेवी है जिसको तटबंध कहेंगे, या चाप झील, विसर्प, या बाढ़ का मैदान। मेंढर। मेंढर, तो देखते हैं उसका यस सेकेंड पॉइंट। मैंडल। सेकंड, हाँ मेंढर उसका प्रोनाउंसिएशन सही है। तो मेंढर, विसर्प, ये सही हो जाएगा। देखिए फ्लड प्लेन तो नहीं होगा क्योंकि बाढ़ का मैदान ऐसा बोल देना उसको परिवेश करते, तो बाढ़ का मैदान यानी कि वो फिर साल भर रहेगा डायरेक्ट अगर ऐसा नाम दे दिया जाए। चाप झील, तो झील नहीं बनती हो क्योंकि अ, झील भी मतलब डायरेक्ट प्रवेश कर रहा है वो प्लेन में, और तटबंध भी नहीं। तो मेंढर, ये विसर्प रहेगा क्योंकि पहले मैदान प्लेन था, इस वजह से हमेशा यस के लिए नहीं हो मुस्तफिल। उसके बाद नेक्स्ट, विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज एक्सट्रीमली यूजफुल इन मोस्ट inaccessible areas
and in time of calamities for rescuing people and distributing food, water and clothes, medicine. मतलब अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपातों के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े और दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात कौन सा साधन बेहद उपयोगी होगा उसमें से? रेलवे, रोड, एयरवेज फोर्स। एयरवेज फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ एयरवेज। तो फोर्थ बिल्कुल सही है, एयरवेज। क्यों हुआ ये सही? एक्सट्रीम बिकॉज वी हैव सीन कि जब भी कैलामिटी आती है ऊपर से फूड को नो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फूड थ्रो करते हैं, मेडिसिन को पहुंचाते हैं। बहुत सारे वीडियोस में ये ऑलरेडी देख चुके हैं। राइट। और उसी तरह से देखिए एक टर्म है कि इनएक्सेसिबल एरियाज हम्म। एनी टाइम, ये भी है कि एक्सेस के लिए फिर वो एयरवे ही रहेगा, ओके। एक्सेसिबल एरियाज। उसके बाद है द ब्रांच ऑफ जियोग्राफी विच डील्स विद कंपोजिशन ऑफ अ पर्टिकुलर ह्यूमन पॉपुलेशन इज कॉल्ड। भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है, क्या कहलाती है? बायो जियोग्राफी, डेमोग्राफी, ह्यूमन जियोग्राफी, अर्बन जियोग्राफी। पर्टिकुलर ह्यूमन पॉपुलेशन। कंपोजिशन ऑफ अ पर्टिकुलर ह्यूमन पॉपुलेशन। ह्यूमन ज्योग्राफी। और कोई जवाब? 87 का सेकंड है, उसने ह्यूमन को कंफ्यूज करने रखा था डेमोग्राफी। तो डेमो का भी मतलब है जनसंख्या आ रहा है, तो ह्यूमन उसने कंफ्यूज करने रखा था ह्यूमन ज्योग्राफी, उसको उन्होंने नाम दिया डेमोग्राफी। डेमो मीन्स ये यहाँ पर जनसंख्या ऐसे आ रहा है, और यहाँ पर भी मानव जनसंख्या है, तो जनसंख्या की अगर हिंदी में उसको देखे तो वहाँ हिंट मिल जाएगी, मानव जनसंख्या की, तो जनसंख्या की वाला लेना है। उसके बाद है असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन है कि द सन सेट्स इन गुजरात अबाउट 2 hours आफ्टर अरुणाचल प्रदेश, और उसका रीजन है कि अरुणाचल प्रदेश इज एन हायर लैटिट्यूड देन गुजरात। सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश के लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है, और रीजन है कि अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है। सेकंड। सेकेंड चेक करते हैं, उसका है फर्स्ट। सनसेट जो होता है गुजरात में, सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश में लगभग 2 घंटे के बाद अस्त होता है। एपी में सनसेट जो है तो 2 घंटे बाद होता है, गुजरात में अरुणाचल प्रदेश के बाद, मतलब अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले होगा। तो उसका रीजन ये कि अरुणाचल प्रदेश जो है तो हायर लैटिट्यूड में है गुजरात से। हायर लैटिट्यूड मतलब उच्च, ऊपरी, मतलब थोड़ा ऊंचाई पर, उच्च अक्षांश पर अब स्थित है। तो वो हिसाब से क्या आ रहा है कि दोनों हो रहा है, लेकिन फर्स्ट क्यों हुआ कि आर डज नॉट एक्सप्लेन इट। आर अपनी जगह पे है, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ गुजरात को, मतलब सही नहीं, मतलब इसका हायर है तो उसका लोअर लैटिट्यूड ऐसा नहीं रहेगा, तो उसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं मिल पा रहा। 1 ही मिनट बचा है, तो ये 2 क्वेश्चन के जवाब जल्दी दीजिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी? नॉन कन्वेंशनल सोर्स इसमें से क्या है कि गैर पारंपरिक स्रोत जो है इसमें, उसका है सेकंड सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। नेचुरल गैस, कोल, फायरवुड है, आप सोलर एनर्जी नॉन कन्वेंशनल है। उसके बाद है ब्रीडिंग ऑफ फिश इज स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड पॉन्ड्स इन नोन एज।